आप सब लोग ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम समझने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बीम क्या होता है। बीम क्या है? आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। बीम कैसा है? आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर। और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हम मेनली क्यों प्लेस करते हैं अपने स्ट्रक्चर में? क्या काम होता है इसका? तो बीम का मेनली काम होता है जो बेंडिंग हो रही है उसको रजिस्ट करना, राइट। और बेंडिंग कब होगी? जब एक स्पैन डेवलप होगा आपके दो सपोर्ट के बीच में। तो ये दो सपोर्ट है, बीच में हॉरिजॉन्टल मेंबर है, लोड लगा और बेंडिंग क्रिएट होगी, उसी को रजिस्ट करने के लिए हम डिजाइन करते हैं बीम्स। और बिकॉज ये बेंडिंग, और बेंडिंग को हम फ्लेक्सर भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बेंडिंग इज ऑल्सो नोन एज, जब आप कोड में देखेंगे ना तो इसे फ्लेक्सुरल मेंबर का डिजाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सॉरी, फ्लेक्सर बोलते हैं, और इन मेंबर्स को बोल देते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर्स, राइट। तो बीम का मेन पर्पस होता है बेंडिंग को रजिस्ट करना। क्या पर्पस होता है? बेंडिंग को रजिस्ट करना। तो अगर मैं बीम को डिफाइन करूं तो बीम क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस वो बेंडिंग को रजिस्ट कर रहा है। तो क्या कोई ऐसा भी सीन हो सकता है जहां पर बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर तो हो लेकिन वो बेंडिंग रजिस्ट ना कर रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। जो ट्रसेस में हम टाई बीम्स लगाते हैं वहां पर बीम तो होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो, लेकिन वो सिर्फ टेंशन रजिस्ट कर रहा होता है, वो बेंडिंग रजिस्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बेंडिंग रजिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम उसे बोल देते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर, राइट। बीम समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है? रेनफोर्स्ड बीम ये मेनली आपको मिलेगा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में। मेनली कहाँ मिलेगा? कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में। क्यों कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में मिलेगा? क्योंकि जैसे ही बेंडिंग होगी ना तो बेंडिंग से हॉरिजॉन्टल मेंबर में एक पैटर्न क्रिएट होता है। ये सब आपको पता है, लेकिन मैं बस जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन वापस से रिपीट कर रहा हूँ। और ये पैटर्न एक लेयर को आपका कंप्रेशन में ले जाता है, दूसरी लेयर को टेंशन में ले जाता है। अब अगर प्रॉपर्टीज कंक्रीट की डिस्कस करें तो वो कंप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है कंक्रीट, इसलिए कंप्रेशन उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रॉब्लम होती है, राइट। टेंशन में कंक्रीट फेल होने लगता है, इसीलिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को रेनफोर्स करे इन टेंसाइल स्ट्रेसेस। इसमें इन टेंसाइल स्ट्रेसेस तो हमने क्या कर दिया? हमने एक मटेरियल यूज किया, दैट इज स्टील। और इसी टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए हमने एक मटेरियल से कंक्रीट को रेनफोर्स किया, एंड दैट इज स्टील, राइट। बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी देर साथ में बने रही है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मुझे थोड़ा बेस से स्टार्ट करना पड़ता है। रेनफोर्स किया स्टील। अब देखो, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हमें रेनफोर्स करना भी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी पोजीशन पे रेनफोर्स कर दोगे। जहां पर रिक्वायरमेंट है रेनफोर्सिंग की जरूरत वहीं पर होगी, राइट। इतना तो क्लियर है। और रिक्वायर्ड कहां पर है? जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, राइट। तो हमने क्या किया? हमने बीम को रेनफोर्स कर दिया बॉटम साइड में, क्योंकि वहीं पर हमेशा इन सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट, इन सिंपली सपोर्टेड बीम जो रेनफोर्सिंग होती थी वो कहां पर होती थी? बॉटम, राइट। एंड इन कैंटिलीवर ये पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, मतलब बेंडिंग इस तरीके से होती है, मतलब जो टॉप सरफेस है वो आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस में आ जाएगी। तो इन कैंटिलीवर हमने क्या किया? टॉप साइड में रेनफोर्सिंग की, मतलब जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है वहां पर रेनफोर्सिंग की, बट एक ही साइड की, आइदर टॉप में किया या बॉटम में किया। हमने क्या किया? एक साइड में ही रेनफोर्सिंग की। दो साइड होते हैं, एक कंप्रेशन जोन होता है, एक टेंसाइल जोन होता है। मतलब कि सपोज ये आपका कंप्रेशन में है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, फिर मुझे आई नो आपको पता है लेकिन मेरा काम है बताना, ये वाला जोन कैसा हो जाएगा? कंप्रेशन, ये हो जाएगा टेंसाइल। तो हम जो रेनफोर्सिंग है वो या तो कंप्रेशन जोन में कर रहे होते हैं, सॉरी, रेनफोर्सिंग हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं? टेंसाइल जोन में ही कर रहे होते हैं, राइट। इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टेंसाइल जोन नीचे आता है, इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल जोन ऊपर आता है। बिकॉज हम एक ही जोन में रेनफोर्सिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे बोल देते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, राइट। और यहां तक आने पर हमारा काम ठीक से चल रहा था, राइट। मतलब हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बना रहे थे, जितना लोड हो रहा था, बेंडिंग हो रहा था, ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम रजिस्ट कर रही थी, एंड इट वाज गोइंग गुड। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये जो सिस्टम है ये फेल हो गया, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये हटा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि सिस्टम फेल कहाँ पर। ओके, सो हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बना रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे हमें जरूरत पड़ी कि हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो आपको, अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूँ तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। हमारे पास जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, राइट, जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो मेरे पास है 0.36 FCK B XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पर
जो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू है वो डी के टर्म में हम नोट कर सकते हैं, राइट। डी के टर्म में क्या होती है, मतलब कि सपोज Fe250 है तो उसके लिए हमारे पास हो जाती थी 0.533, देन 415 के लिए 0.480, राइट, एंड देन 500 के लिए 0.416, ये वैल्यूज हो जाती थी। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे ना तो एक्सयू पूरी तरीके से हट जाएगा और आपका एक्सप्रेशन आ जाता है बी और डी के टर्म में। तो अगर इसको सॉल्व करके हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये आता है क्यू बी डी स्क्वायर। यहाँ पर क्यू की वैल्यू अगेन फिर ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करती है। अगर आपका ग्रेड ऑफ स्टील Fe250 है तो ये हो जाता है आपका 0.148 फॉर Fe250, देन Fe415 के लिए 0.138 हो जाता है एंड Fe500 के लिए 0.133 हो जाता है या 130 हो जाता है। खैर पॉइंट ये है कि ये वाला फॉर्मूला आ जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एंड दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो पूरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्यू तो कांस्टेंट है, पूरा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है विड्थ में और डेप्थ में। और अगर आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की डिजाइनिंग याद है तो आपको ये पता है कि जो विड्थ है वो भी डेप्थ पर डिपेंड करती है, मतलब इनडायरेक्टली जो पूरी डिपेंडेंस है वो किस पर आ जाती है, डेप्थ पर। अगर आपको कहीं पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप डेप्थ को बढ़ा दीजिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं मेनली डिजाइन में जब आपका साइज रिस्ट्रिक्टेड होता है। सपोज आपकी बिल्डिंग के ऊपर बहुत लोड आने वाला है, राइट, और उसके लिए जो आपको डेप्थ रिक्वायर्ड है दैट इज 800 mm आपने कैलकुलेट किया और जो मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड आ रही है 800 mm आ रही है। अब नॉर्मल आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.25 मीटर 3.4 मीटर इस तरीके से मूव करती है, क्या आप वहाँ पर 100 mm की डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं? और ये मिनिमम है तो क्लियर कवर ऐड करोगे रेनफोर्समेंट तो ये हो सकता है कि 850 900 के पास पहुँचे। तो क्या आप ये 800 mm की डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। अगर नहीं कर सकते हैं तो सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर आप डेप्थ प्रोवाइड नहीं करोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम फंस गए सिंगली रेनफोर्स बीम में कि हम एक ही काम हो सकता था, डेप्थ बढ़ा सकते थे तभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ सकता था, लेकिन हुआ क्या, हमने डेप्थ को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब क्या करें, यहीं से डेवलपमेंट होता है डबली रेनफोर्स बीम का। तो अगर आपसे पूछे डबली रेनफोर्स बीम की रिक्वायरमेंट आपको क्यों होती है, कहाँ पर होती है, तो आप बता सकते हो जहां पर साइज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पर साइज ऑफ द बीम क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर हम डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करेंगे, राइट। डबली रेनफोर्स बीम आया सिंगली रेनफोर्स बीम से ही है, सिंगली रेनफोर्स बीम का मॉडिफिकेशन है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डबली रेनफोर्स बीम कैसे बना। थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट ये एनालिसिस वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे डिजाइन का, बट अभी बिल्कुल आराम से समझिए कि डबली रेनफोर्स बीम जनरेट कैसे हुआ, ओके। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट कब हुई हमें, जब कंस्ट्रक्शन डेप्थ आपकी क्या कर दी गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, राइट। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर डेप्थ सपोज आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है 500 mm, तो आप उससे ज़्यादा बीम की डेप्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है डबली रेनफोर्स्ड बीम की, राइट। सेकंड क्या है, ये मॉडिफिकेशन है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। अब मैं देखो ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है, राइट, बट बने रहना साथ में तभी आएगा समझ में। मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बना रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, सपोज ये 3 डायमीटर ऑफ 25 mm की डाया थी और 3 बार से आपने प्रोवाइड की थी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, राइट। ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है और यहाँ से हमें MU लिमिटिंग यानी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ओके। अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पर एक हल्का सा कुछ ले लेता हूँ, सपोज आपको जो यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो अल्टीमेट मोमेंट रिक्वायर्ड है, राइट, दैट इज 150 किलो न्यूटन मीटर, ओके। और जो आपका लिमिटिंग मोमेंट है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, ये है 100 किलो न्यूटन मीटर, ये। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर आपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन किया तो आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 100 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा, राइट। इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा उस पर्टिकुलर डेप्थ पे, मतलब 500 mm की जो डेप्थ है उस पर इतना ही मिल पाएगा। लेकिन आपको चाहिए 150 किलो न्यूटन मीटर, मतलब जो आपकी लोडिंग कंडीशन है वो 150 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं आपकी बीम पर। अब कैसे होगा, अब हमें कुछ तो ऐसा चाहिए, और देखो कोई ऐसा अजीब सा जादू नहीं हो जाता है लोड कैरी करने के लिए, अल्टीमेटली जो मटेरियल है वही लोड कैरी करेगा। कंक्रीट आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, और जिससे ये जो एडिशनल 50 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लग रहा है इसको रजिस्ट किया जा सके, राइट। और हमारे पास एक सोल्यूशन निकल गया है, सोल्यूशन ये निकल गया है कि यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट लगी है ये कंक्रीट के अंदर लगी हुई है, राइट। मतलब कि अगर हम रेनफोर्समेंट को और बढ़ा दें
तो क्या होगा, तो अगर रेनफोर्समेंट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हम साइज में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रेनफोर्समेंट तो इंसर्ट होती है, मतलब आपका साइज 500 mm ही बना रहेगा और मटेरियल एडिशनल लग जाएगा, राइट, मटेरियल क्या लग जाएगा, एडिशनल लग जाएगा। बस ठीक है, कर दिया गया। सबसे पहले केस में किया गया कि रेनफोर्समेंट को बढ़ा दिया गया टेंशन साइड में, अभी जो 3 रेनफोर्समेंट थी उसे क्या कर दिया गया, 5 रेनफोर्समेंट कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, जरा कॉन्सेप्ट पे वापस जाओ, जो आपकी लिमिटिंग डेप्थ पे रेनफोर्समेंट है, अगर आपने उससे ज्यादा रेनफोर्समेंट बढ़ाई तो क्या होगा, सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, सेक्शन क्या हो गया, ओवर रेनफोर्स्ड। एंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन तो भाई वहां पे बनाना, राइट, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, कंक्रीट अचानक फेल हो जाता है और हम ये तो बिल्कुल संभाल ही नहीं सकते कि अगर कंक्रीट अचानक फेल हो जाए, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस करता है। इसीलिए कोड में भी क्या बोला गया है कि ओवर रेनफोर्स्ड बीम बिल्कुल नहीं बनानी है आपको। और ये ओवर रेनफोर्स बनती कैसे है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे ही आपने रेनफोर्समेंट बढ़ाया, जिस भी जोन में आप रेनफोर्समेंट बढ़ा रहे हो, न्यूट्रल एक्सिस उधर की तरफ ही मूव करने लगती है, राइट, जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट मूव्स टूवर्ड्स रेनफोर्समेंट, राइट। अब अगर ये लिमिटिंग डेप्थ है और आपने रेनफोर्समेंट बढ़ा दिया है तो ये डेप्थ होके यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही एक्चुअल डेप्थ लिमिटिंग डेप्थ से ज्यादा हो जाती है, सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाता है, और जैसे ही सेक्शन ओवर रेनफोर्स हुआ दैट इज बिग नो, मतलब इसको बना नहीं सकते हैं। अब क्या किया जाए, ठीक है, इंजीनियरिंग की यार यही तो मजेदार चीज है, राइट, प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इंजीनियरिंग इवॉल्व नहीं होगी, और ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी जिसने इंजीनियरिंग को इवॉल्व किया। अब यहां से रेनफोर्समेंट हटा के इंजीनियर्स ने क्या कहा कि ठीक है दूसरा साइड भी तो है, राइट, आप दूसरे साइड में रेनफोर्समेंट लगा दो, तो दूसरे साइड में रेनफोर्समेंट लगाई गई, तो इसको मैं एक इमेजिनरी ऐसे ही सेक्शन मान लेता हूँ, सेम सेक्शन है बट यहाँ पर कॉन्क्रीट नहीं है, और यहाँ पर क्या किया, कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट लगा दी, ठीक है। बहुत खुश हुए लोग क्योंकि देखो सेक्शन भी ओवर रेनफोर्स नहीं हुआ, ओके, और हमने एडिशनल मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जो ये एडिशनल रेनफोर्समेंट लगा रहे हो आप, ये 50 किलो न्यूटन मीटर जो कि अलग से मूवमेंट आ रहा है आपको उसको रजिस्ट कर पाए, ठीक है। लेकिन यहां से फिर से वही प्रॉब्लम हुई, जैसे ही आपने रेनफोर्समेंट लगाया, राइट, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो उठ के यहां पर चली गई। अब जो आपने ये लिमिटिंग मूवमेंट निकाला था ये तो लिमिटिंग डेप्थ पर है, जो 100 किलो न्यूटन मीटर आप उतना मान के चल रहे थे कि इतना तो लेगा ही, ये किस डेप्थ पर है, ये लिमिटिंग डेप्थ पर है, और अगर डेप्थ ही चेंज हो गई तो ये मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा। ऐसे तो आप डेप्थ चेंज करते रहोगे, मूवमेंट चेंज होता रहेगा, आपको कोई एक फिक्स वैल्यू ही नहीं मिलेगी, और जब तक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे बता पाओगे एडिशनल कितना है, मतलब इसको तो फिक्स होना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज किया तो ये चेंज हो गया होगा। अब आप एडिशनल कितने के लिए रेनफोर्समेंट लगाओ यहाँ पर, और इसी को फिक्स करने के लिए हमने कहा ठीक है न्यूट्रल एक्सिस की टेंडेंसी है रेनफोर्समेंट की तरफ मूव करने की, और अगर रेनफोर्समेंट की तरफ मूव करने की टेंडेंसी है तो नीचे भी बढ़ा दो, जितना आपने ऊपर बढ़ाया उतना ही नीचे बढ़ा दो। तो जितनी रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन की वजह से न्यूट्रल एक्सिस ऊपर गई थी, टेंशन जोन में बढ़ाने के लिए फिर से सेम पॉइंट पर आ जाएगी, और सेम पॉइंट पर आ जाएगी तो आप लिमिटिंग डेप्थ को फिक्स कर पाओगे, जिससे MU लिमिटिंग भी आपका फिक्स हो जाएगा, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ। हमने पहले टेंशन जोन में बढ़ाने की कोशिश की लेकिन सेक्शन ओवर रेनफोर्स बन गया, फिर हमने कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट लगाया लेकिन हमें डेप्थ को हिलाना नहीं था, और अगर डेप्थ को हिलाना नहीं था तो जितना यहाँ पर लगाया है उतना ही यहाँ पर लगा, राइट। अब ये थोड़ा बहुत चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर जो स्टील है ये कंप्रेशन में आएगा और जो नीचे है वो टेंशन है, तो थोड़ा बहुत एरिया चेंज होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम आता है, राइट। अब इन तीनों को मिलाकर अगर इन दोनों सेक्शन को मैं मिला दूं तो यहाँ पर बन जाता है हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम, राइट। जिसमें आपके टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट बढ़ गई है, कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट बन गई है, तो ये जो कंप्रेशन जोन की रेनफोर्समेंट है ये एडिशनल मूवमेंट आपका कैरी कर लेगी, एंड आपकी डेप्थ भी लिमिटेड रहेगी, दैट इज 500 mm ही रहेगी, और इसी को बोल देते हैं दिस इज डबली रेनफोर्स्ड, राइट। और ये कितना मूवमेंट लेगा, ये पूरा MU मूवमेंट लेगा, और ये कितना मूवमेंट लेगा, ये कितना ले रहा था MU लिमिटिंग, और ये लेगा MU माइनस MU लिमिटिंग, राइट। MU लिमिटिंग इसने ले लिया, जो एडिशनल बचा वो इसने ले लिया, टोटल MU हमारा कवर हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया ये। अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी इसमें, राइट। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा
पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो पहले एरिया ऑफ स्टील था दैट इज AST1, जो एडिशनल आपने लगाया हुआ है दैट इज AST2, जो कंप्रेशन जोन पे एरिया ऑफ स्टील है दैट इज ASC मींस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और जो ये टोटल है ये मिलके बन गया है यहाँ पर AST, और सो AST क्या हो जाएगा AST1 प्लस AST2, जो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है दैट इज D, जो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है दैट इज D माइनस D डैश, जो यहाँ पर भी तो क्लियर कवर होगा, रेनफोर्समेंट है तो क्लियर कवर हो गई, और जो ओवरऑल डेप्थ है दैट इज यहाँ तक भी आ रही हो, ओवरऑल डेप्थ इज D। ओके, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पर C1 आ रहा है दैट इज C2। ओके, C1 कितना होगा पहले, मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कितना आएगा, कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, जो सिंगली रेनफोर्स बीम में कंप्रेसिव फोर्स था प्लस जो ये रेनफोर्समेंट आपने एडिशनल लगाई है इसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, राइट। वहां पर कंप्रेसिव फोर्स आपको याद है कितना होता था 0.36 FCK B into XU लिमिटिंग, ये कंप्रेसिव फोर्स होता था आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए 0.36 FCK B into XU लिमिटिंग। बट एक चीज जरा मुझे बताओ, ये कब होता था जब ये पूरा क्या है कंक्रीट है, यही तो है, मतलब जो कंप्रेशन जोन है वहां पर सिर्फ कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं है। अब अगर यहाँ पर आपने रेनफोर्समेंट लगाई है तो उस रेनफोर्समेंट के एरिया के बराबर कंक्रीट बाहर निकल गया होगा, राइट। बहुत सिंपल सी बात है ना कि अगर कंक्रीट है और आपने रेनफोर्समेंट लगाई है तो रेनफोर्समेंट जा रही है अंदर, कंक्रीट बाहर निकल रहा है, तो उस कंक्रीट का जो कंप्रेसिव फोर्स है वो तो आपको हटाना पड़ेगा, राइट। जितना एरिया ऑफ स्टील है उतना ही एरिया के लिए कंक्रीट का जो फोर्स है वो आपको हटाना पड़ेगा। एंड फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी माइनस स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा आपका FCK मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, क्योंकि उतना ही एरिया तो बाहर निकला है, राइट। बट यहाँ पर अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, देखो एक फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है दैट इज 0.446, आप सबको पता है ये कहाँ से आया, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा एक बार और। कंक्रीट में पहले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है 1.5, एक और फैक्टर लगता है जिसे हम बोलते हैं शेप फैक्टर, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर मैं हटा दूंगा। जो कंक्रीट का ब्लॉक होता है ना जिसमें कंक्रीट की टेस्टिंग होती है वो क्यूब होता है ऑफ 150 mm का, राइट। 150 mm का क्यूब है जिसमें हम सारे टेस्ट करते हैं कि कंक्रीट में इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी इतनी शेयर स्ट्रेंथ है, वो एक क्यूब पर होता है। लेकिन अब जब आप मेंबर बना रहे हो वो क्यूब तो है, राइट, वो क्यूबाइड हो सकता है, वो कोई और शेप का भी हो सकता है, राइट। बीम में ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी विड्थ और हाइट उसका रेशियो 1 है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर कुछ चेंज आएगा, इसीलिए हमें शेप फैक्टर एडिशनल लगाना पड़ता है। तो 1.5 शेप फैक्टर एंड 1.5 तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, दोनों को जब लगा दोगे यानी 2.25 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 0.446 वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर है, राइट। तो ये हो गया C1। सिमिलरली C2 कितना होगा, C2 होगा कंप्रेसिव फोर्स किसकी वजह से, स्टील के एरिया की वजह से, यानी स्टील की स्ट्रेस FSC, स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। देखो Fy जो है ना यील्ड स्ट्रेंथ है वो टेंशन में होती है, बस यही जो टर्म्स है ना ये समझने हैं आपको। Fy नहीं यूज कर देना यहाँ पर, क्यों नहीं यूज करोगे Fy, क्योंकि Fy जो स्ट्रेंथ है वो टेंशन में होती है, राइट। और यहाँ पर जो स्टील है वो क्या फील कर रहा है, कंप्रेशन फील कर रहा है, यानी यहाँ पर आपको अलग स्ट्रेस लेनी पड़ेगी, दैट इज स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ASC मींस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ये हो गया आपका C1 एंड C2। यानी अगर टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालोगे डबली रेनफोर्स्ड बीम का तो C आ जाएगा C1 प्लस C, यानी 0.36 FCK B XU लिमिटिंग माइनस 0.446 FCK ASC प्लस FSC ASC। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ASC ASC तुम्हारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। अगर ASC ASC कॉमन हो रहा है ये बचेगा FSC, यहाँ पर लिख देता हूँ 0.36 FCK B XU लिमिटिंग प्लस FSC माइनस 0.446 FCK इंटू ASC। कट ना जाए, आई गेस ठीक है, अभी देख रहा है। ये हो जाएगा आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स में कुछ खास चेंज नहीं होगा, टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा 0.87 Fy इंटू AST1, यहाँ से T1 लिखो, T1 इज इक्वल टू 0.87 Fy AST1। T2 क्या हो जाएगा 0.87 Fy AST2, 0.87 Fy AST2 एंड टोटल टेंसाइल फोर्स T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 दैट इज 0.87
7Fy कॉमन, AST1 प्लस AST2, और AST1 प्लस AST2 मिलके क्या बन जाता है AST, ये आ जाता है आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। अब अगर इसी को हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होती है लीवर आर्म होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है लीवर आर्म, तो लीवर आर्म इसके लिए तो आपको पता है राइट, d माइनस 0.42 एक्सियल लिमिटिंग सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए आपको पता है। डबली रेनफोर्स बीम के लिए जो बाकी की डिस्टेंस बचती है दैट इज d माइनस d डैश, वो बन जाता है लीवर आर्म। चलो दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करो, सिंगली रेनफोर्स बीम वाला जो सेक्शन है उसमें d माइनस 0.42 एक्सियल लिमिटिंग कर दो, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा 0.36 FCK B एक्सियल लिमिटिंग इनटू d माइनस 0.42 एक्सियल लिमिटिंग। ये आपको इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा सिंगली रेनफोर्स बीम से राइट। एंड जो एडिशनल है वो मिल रहा था इस वाले पार्ट से, यानी ASC इनटू FSC माइनस 0.446 FCK, और लीवर आर्म क्या हो जाएगी d माइनस d डैश, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये क्या बन जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ये वाला पार्ट है सिंगल रेनफोर्स बीम का, ये है जो आपने एडिशनल रेनफोर्समेंट लगाया है। देखो मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से डबली रेनफोर्स बीम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लिखने का ट्राई करिएगा ताकि आपको ये जो टर्म्स हैं ये क्लियरली समझ में आ जाए। जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको कोड में गिवन है, तो आपको याद कुछ नहीं रखना है, बट आपको समझ होनी चाहिए कि ASC क्या है, FSC क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ASC और AST2 एग्जैक्टली सेम है राइट, लेकिन ऐसा मतलब बहुत क्लोज आंसर आता है। मतलब कि सपोज एक वैल्यू आ गई 370 mm² तो दूसरी आ जाएगी 382 mm², इतना ही डिफरेंस है। एंड एरिया में 12 mm² का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, बट होता है डिफरेंस। ये बताता है कि जो आपका मटेरियल है वो डिफरेंट जोन में डिफरेंट काम करता है। अगर आपने रेनफोर्समेंट स्टील जोन में बढ़ाया है, सॉरी टेंसाइल जोन में बढ़ाया है, तो हो सकता है कि जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो किसी अलग पैटर्न से मूव करे, एंड कंप्रेशन जोन में थोड़ा अलग पैटर्न से मूव करे, जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। जब हम डिजाइन करेंगे तो इस बात को हम थोड़ा सा और फॉर्मली और कॉन्क्रीट तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। तो ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं, है ना, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइदर हैप्पी